तो बच्चों आइए हम लोग एक बार शॉर्टकट रिवीजन कर लें पार्ट 1 का, चंद्र गहना से लौटती बेर। कवि जो हैं केदारनाथ अग्रवाल, वो चंद्र गहना नामक एक गांव में गए हुए थे घूमने या फिर अपनी किसी परिचित से मिलने। बड़ा ही प्राकृतिक सौंदर्य है उस गांव का, उन्होंने बखान उसका सुना था और उसको घूमने गए थे। देख आए और देखकर जब लौट रहे थे अपनी ट्रेन की यात्रा शुरू करने के लिए, वापस शहर आने के लिए, तो रास्ते में बड़ा सुंदर दृश्य देखते हैं खेत खलिहानों का, जहाँ हरे-हरे फसल उगे हुए हैं चारों तरफ, कहीं अलसी का पेड़, कहीं सरसों का, कहीं चने का झाड़, ठीक है ना? खेत में लौट रहे हैं। तभी क्या करते हैं कि खेतों के बीच में एक मेड़ दिखाई देता है, वहीं बैठ जाते हैं वो। मेड़ क्या होता है? तो जो खेतों को डिवाइड करता है, उसे बोलते हैं मेड़। बैठ जाओ तुम लोग। और मेड़ पर बैठ कर के वहीं से देखने लगते हैं कि चने का जो झाड़ है, वो ठिंगना सा है। ठिंगना मतलब छोटा-छोटा झाड़। उसके सिर पर मुरैठा लगा हुआ है। मुरैठा बोलते हैं पगड़ी को, जो शादी-वादी में पहनते हैं शीश पर। यानी कि मुरैठा यहाँ बोला गया है गुलाबी। गुलाबी पगड़ी मतलब गुलाबी फूल, चने के झाड़ पर उगा हुआ है। बगल में ही अलसी का बहुत सारा झाड़ दिखाई दे रहा है। हठीली, ठीक है ना? हठीली मतलब बहुत ही ज़िद्दी है। अलसी प्रेमिका के नाम से यहाँ उद्धृत किया गया है। अलसी को मान लिया गया है कि वो प्रेमिका है, बड़ी ज़िद्दी। प्रेमिकाएँ जो होती हैं, बड़ी ज़िद्दी होती हैं, ठीक है ना? ठीक है? और देह की पतली है, बड़ी लचीली उसका कमर है और पतली सी है और बड़ी ज़िद्दी है। नीले फूल उसके सिर पर लगे हुए हैं। और फिर आगे कहते हैं कि अ, जो कुछ हुए हृदय का दान उसको, और सरसों की न पूछो। और सरसों की बात तो पूछो ही मत, क्योंकि वो सबसे सयानी निकली, वो पहले ही अपना हाथ पीले कर ली है। ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन। और ऐसा लग रहा है जैसे प्राकृतिक दृश्य को देखकर, जैसे कि ये फाल्गुन का महीना है और प्रकृति जो है वो फाग गा रहा है। फाग क्या होता है? तो फाल्गुन के महीने में होली के टाइम पे जो गाना गाया जाता है, मंगल गीत होता है, सबको खुश करने के लिए, सबसे मिलने-जुलने के लिए। देखता हूँ स्वयंवर हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति में स्वयंवर हो रहा है, अनुराग अंचल हिल रहा है। और व्यापारिक नगर से, व्यापारिक नगर मतलब शहर की तरफ दर्शाया गया है। तो ये सब मैंने लास्ट डे पढ़ाया था, शॉर्टकट रिवीजन कर दिया। मेरे पैरों के पास ही एक पोखर भी था, इसमें लहरियाँ चल रही थी। लहरियाँ मतलब ऐसे-ऐसे वेव्स पोखर पे चल रहे थे। और जब वो लहरियाँ चल रही थी, तो पानी के नीचे जो भूरी-भूरी घास उगी हुई थी ना, वो घासें भी लहरों की वजह से हिल रही थी, अंदर पानी में दिख रहा था। और पानी के ऊपर का तल नीला-नीला दिख रहा था, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा था ना नीले आकाश का, इसीलिए पानी नीला-नीला दिख रहा था। और चाँदी का बड़ा-सा गोल खंभा, यानी कि सूरज उगा हुआ है, तो सूरज की किरणें डायरेक्टली इस पार से उस पार तक खंभे का रूप में, मतलब इतने आकार में ऐसे इस पार से उस पार तक चंद सूरज की किरणें चमचमाती हुई जाती हुई नज़र आ रही हैं, उसको खंभा मान लिया गया है। और पत्थर चारों तरफ फैले हुए हैं किनारे-किनारे, जो पोखर है, पोखर के किनारे-किनारे, पोखरे के किनारे-किनारे पत्थर हैं। तो वो जो लहरें हैं वो जा रही हैं और पोखरे के किनारे पड़े हुए उन सारे पत्थरों को टच करके चली आ रही हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पत्थर जो हैं वो सब पानी को पी ले रहे हैं, ठीक है ना? और ना जाने उनकी प्यास कब बुझेगी, क्योंकि लगातार वो पानी जा-जा के उनको टच कर रहा है, तो इसीलिए कहा गया है कि ना जाने कब उसकी प्यास बुझेगी। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कविता के दूसरे हिस्से तक। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। चुप खड़ा बगुला, अब बगुले की बात होने जा रही है। तो बगुला आप लोग जानते हो लंबी-लंबी टाँगें होती हैं। प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए बगुला भी एक बड़ा ही सुंदर जीव है। सफ़ेद कलर का होगा। और जो लोग गाँव का माहौल जानते हैं, कभी देखे होंगे, तो उस शांति प्रिय माहौल में चारों तरफ शांति है, चिड़ियों की आवाज़ है, पोखरे में पोखरे का जो पानी है लहरियाँ ले रहा है, और ऐसे में किनारे बगुला अपनी लंबी टाँग, एक टाँग पर खड़ा हो जाता है और चुपचाप ना हिलता है ना डुलता है, एकदम पूरा ध्यान लगा करके। संस्कृत में कहावत है कि भाई स्टूडेंट का भी ध्यान बगुले जैसा होना चाहिए, बगुल ध्यानम, ठीक है ना? तो अ, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, वो अपना टांग जो है ना पानी में डुबा के चुपचाप खड़ा है। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन बगुले का होता है। वो अपना वार कभी खाली नहीं जाने देता है। जब वो चोंच मारता है ना पानी के अंदर, तो अपना शिकार लेके ही निकलता है। शिकार गैप नहीं होता है फिर। इसीलिए स्टूडेंट लोगों को बोला गया है कि बगुले जैसा ध्यान आपका भी होना चाहिए। देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। और जैसे ही मीन को देखता है, मीन मतलब मछली, चंचल, भाई मछली एकदम चंचल है, खूब सुंदर हो करके, प्यारी-प्यारी मछली छोटी-छोटी, सब उछलते, कूदते, फांदते, सारा पानी उसी का है, ठीक? और पूरा जल और पूरा पोखरा, जहाँ-तहाँ चाहे आज़ादी से तैर रही होती है मछली। तैरते-तैरते जब बगुले के पास आती है, अगर बगुला हिल रहा होता, तो मछली भाग जाती।
लेकिन वो एकदम कंसंट्रेशन के साथ स्टैच्यू बन के खड़ा रहता है, एक मूर्ति बन के खड़ा रहता है, पूरा ध्यान लगाए हुए कि कब मछली आएगी। और जैसे ही चंचल मछली उसके सामने आती है, ध्यान निद्रा त्यागता है, अपना निद्रा का ध्यान, ध्यान का मतलब क्या होता है, एक पोस्चर, निद्रा वाला, एकदम चुपचाप वाला जो ध्यान है ना, त्यागता है। तुरंत उसकी एक आँख खुलती होगी, दूसरा खोलता होगा और देखता होगा जैसे ही पानी में मछली को चट दबाकर चोंच में, तुरंत चोंच अंदर मारता है और मारकर तुरंत दबा देता है, चोंच के अंदर दबा लेता है और उसको फेंक करके आराम से गले से सरका लेता है। फेंक करके मतलब ऊपर उछालता है, पोजीशन चेंज करने के लिए मछली का, कि कैसे मछली सीधा उसके गले से अंदर जाए। नीचे गले में के डालता है, चोंच में दबा लेता है पहले और दबा कर क्या करता है, ऐसे ऐसे मुंह घुमा घुमा कर या फेंक करके उसको कैच करके खा लेता है, गले में सरका लेता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। अब इसके बाद इसी के जैसे बगुला तो अपनी टांग अंदर डाल के खड़ा रहता है ना, और कुछ चिड़ियाएं ऐसी होती हैं, ठीक है ना, जैसे सी बर्ड है, सीगल, सीगल का आप लोग नाम सुने होंगे। सीगल एक समुद्री चिड़िया होती है, वो ऊपर से उड़ते उड़ते शिकार करती है मछलियों का, उड़ते उड़ते ऊपर से देखती है और जैसे ही दिख जाता है मछली सीधा आकर के चोंच से उसको दबाती है और फिर लेके उड़ जाती है। तो काले माथ वाली, यहाँ पर सीगल की बात नहीं हो रही है, उसी का वैरायटी है दूसरी दूसरी चिड़िया। उसका सिर कैसा है, काला है, और पंख कैसे हैं, एकदम सफेद। चतुर चिड़िया, बहुत ही चतुर है वो चिड़िया, श्वेत पंखों वाली, एकदम सफेद सफेद उसके पंख हैं। झपाटे मारकर फौरन टूट पड़ती है। झपाटा मारना मतलब समझ रहे हो ना, अटैक करना। किसके ऊपर अटैक करती है, मछली के ऊपर टूट पड़ती है। टूट पड़ना मतलब जैसे किसी चीज को पाने के लिए एक भी सेकंड और इंतजार नहीं करना, टूट पड़ना कहलाता है, एक मुहावरा हो गया। भूख लगी रहती है तो तुम लोग खाने पे टूट पड़ते हो ना, मम्मी अच्छा अच्छा खाना बना के रखी रहती है, टूट पड़ते हो, लाओ लाओ भाई लाओ जल्दी से, ये भी दो वो भी दो, ऐसे टूट पड़ते हो। भरे जल के हृदय पर, भरे जल यानी वो जो पोखरे का जल है उसके हृदय पर टूट पड़ती है। हृदय मतलब एकदम सेंटर में, सेंटर ऑफ द वाटर, ठीक है ना, उस पर कूद पड़ती है ऊपर से। और एक उजली चटुल मछली, चटुल बोलने का मतलब क्या है भाई, चंचलता, जो बहुत ही चंचल है, इधर उधर लहराती हुई भाग रही है, चटुल। चटुल मछली यानी उसके स्वाद को, जो टेस्ट को सूट करे, चिड़िया के टेस्ट को जो सूट करे, ऐसी चिड़िया मतलब ऐसी मछली के ऊपर टूट पड़ती है। चोंच पीली में दबाकर, अब देखो कितना सुंदरता, इस कविता में चिड़िया की सुंदरता बता दी गई। सिर काला, चोंच पीला, पंख सफेद, कॉम्बिनेशन जरा सोचो, काला पीला सफेद, कितना सुंदर कॉम्बिनेशन लग रहा होगा नेचुरली। और वो एकदम चमचमाते हुए सिल्वर कलर की मछली को दबा लेती है। दूर उड़ती है गगन में, और लेकर उड़ जाती है गगन में, आकाश में। औ, औ का मतलब और यहीं से भूमि ऊंची है, जहां से, जहां मैं बैठा हूं मेड़ पर, थोड़ा दूर आगे जा करके वहां से जमीन थोड़ा ऊंचा हो जा रहा है। जहां मैं बैठा हूं वहां से जमीन थोड़ा सा ऊंचा चला जा रहा है, थोड़ी दूर आगे जा करके। रेल की पटरी गई है, उस ऊंची जगह पर थोड़ा रेल का पटरी गया हुआ है। जैसे कि तुम लोग कभी रेल की यात्रा करते होगे, रेलगाड़ी की, तो देखते होगे कि तुम जिस ट्रैक पे चल रहे हो, तुम्हारा ट्रेन जिस ट्रैक पे चल रहा है, वहां से खिड़की से देखोगे तो थोड़ा पहले थोड़ा सा गड्ढा जैसे दिखेगा, उसके बाद फिर एक बड़ा सा लैंडस्केप दिखेगा खेतों का। तो इमेजिन करो कि तुम उस खेत में बैठे हो, तो उसके बाद फिर ये ऊंचा जगह पे ट्रेन चल रहा है ना, वहां से पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। यानी कि अभी कभी कहाँ जा रहे थे, चंद्रगहना नामक गांव से वापस शहर की ओर प्रस्थान ले रहे थे। ट्रेन का भी टाइम उनका हुआ नहीं था, तो ट्रेन का टाइम नहीं हुआ था, तो जाते जाते चाह रहे हैं कि भरपूर लूट लें आनंद, प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लूट लें। इतना सुंदरता फिर न जाने कब देखने को मिलेगा, चारों तरफ सुंदर ही सुंदर। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, अब मैं यहाँ स्वच्छंद बैठा हूँ। स्वच्छंद बैठने का मतलब क्या होता है भाई, एकदम फ्री, आज़ाद होकर बैठा हूँ, कोई चिंता नहीं है, कोई मानसिक दबाव नहीं है, ठीक है ना, कोई व्याकुलता नहीं है। अब गाँव में बैठा हूँ, गाँव के इलाके में बैठा हूँ, भाई घूमने गया हूँ, तो घूमने में व्याकुलता कैसी, चंचलता कैसी, एक जगह बैठकर खूबसूरती को निहार रहा हूँ। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है, अभी जाना भी नहीं है, एकदम आज़ाद हूँ, कोई दबाव नहीं, कोनो काजर चाप नहीं এখন, ठीक तो, যেতেই হবে এমন কিছু नहीं। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं। अब देखो कुछ ऐसा भी वर्णन करेंगे कवि, क्योंकि देखो
जहाँ समता होती है वहाँ विषमता भी होती है। जहाँ सुंदरता होती है वहाँ उस सुंदरता का प्रतिकार करते हुए बदसूरती भी होती है। जहाँ सच होता है वहाँ झूठ भी होता है ना? जहाँ अच्छे स्टूडेंट होते हैं वहाँ खराब पढ़ाई करने वाले बच्चे भी होते हैं। हर जगह जहाँ उजाला होता है थोड़ी दूर में अंधेरा भी होता है, आशा के साथ निराशा भी है। तो इतना सुंदर बखान जो अब तक हुआ है, उसके साथ ही साथ अब थोड़ी बुराई भी देख लो, ठीक है ना? प्रकृति का कठोर रूप भी देख लो। अब प्रकृति का वो चेहरा भी देख लो जो शायद लोगों को पसंद नहीं आता है। कवि कहते हैं चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, जहाँ बैठे हैं वो जगह शायद चित्रकूट के इलाके में आता है। चित्रकूट बड़ा नामी जगह है, ठीक है ना? त्रेता युग से, ठीक, जब राम जी थे तब से। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची, अनगढ़ मतलब बिना गढ़ी हुई, बिना सजी, बिना संवरी हुई, उबड़ खाबड़ अनगढ़ी। अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, ज़्यादा ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ नहीं हैं चित्रकूट के पास, और सब अनगढ़ हैं, मतलब सजी संवरी अरेंज्ड नहीं है। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, दूर दिशाओं तक फैली हुई हैं। दूर दूर तक हर दिशा में वो पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। बांझ भूमि पर, बांझ भूमि भाई, भूमि जो है वहाँ का मतलब उसके अंदर फर्टिलिटी नहीं है, वो उपजाऊ जमीन नहीं है। बांझ मतलब उपजाऊ नहीं है, उसके ऊपर अगर तुम कोई फसल उगाना चाहोगे तो फसल उगेगा नहीं। जब फसल नहीं उगेगा तो हरियाली होगी? नहीं होगी। रेगिस्तान जैसे होता है, चारों तरफ बालू बालू बालू, कंकड़ पत्थर, ऐसे ही वो जमीन था, चारों तरफ कंकड़ पत्थर, कोई सुंदरता नहीं, कोई हरियाली नहीं। इधर उधर रीवा के पेड़, रीवा क्या होता है भाई? वहाँ बिंदु लगा हुआ है र पर, रीवा, रीवा थोड़ा नाक से पढ़ना पड़ेगा, अनुस्वार है। रीवा कांटेदार वृक्ष होता है एक, चारों तरफ कांटा वाला पेड़, जैसे बबूल का पेड़ होता है, देखे हो ना? नहीं, कैक्टस नहीं, कांटेदार वृक्ष होता है एक। कांटेदार कुरूप खड़े हैं, वो वृक्ष कैसे हैं भाई? तो कुरूप है। हाँ, अनवांटेड ट्रीज हैं वो लोग, और कुरूप हैं, उनमें देखने में कोई सुंदरता भी नहीं है। कांटेदार जो वृक्ष होते हैं ना, वो छायादार नहीं होते हैं, उनकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, कांटे बहुत बड़े बड़े होते हैं। बबूल का पेड़ कभी देखे हो? अगर नहीं देखे हो बबूल का पेड़, तो ये उस पर देख सकते हो गूगल वगैरह पे फोटो, अगर आपका गांव नहीं है, गांव में नहीं देखे हो तो। बड़े लंबे लंबे कांटे होते हैं, इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं बबूल में, और छोटी छोटी पत्तियां होती हैं इमली के पत्तियों जैसी। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, और वहीं सुनाई देता है क्या? कि उन कांटेदार पेड़ों के ऊपर सुग्गा बैठा हुआ है। सुग्गा हिंदी शब्द है, ठीक है ना? और सुग्गा मतलब क्या होता है? पैरोट, तोता। तोता जो होता है ना, आर्टिकुलेशन करता है ह्यूमन वॉइस का, इंसान की आवाज़ कभी कभी निकाल सकता है वो, कभी कभी क्या, अगर उसको ट्रेनिंग दी जाए तो कोई भी तोता निकाल लेता है, उसी को सुग्गा कहते हैं। मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, जब ऐसे इलाके आ जाते हैं जहाँ हरियाली नहीं होती है, तो उस क्षति की पूर्ति करने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए प्रकृति वहाँ भी सुंदरता बिखेरता है। किस रूप में? सॉन्ग बर्ड्स के रूप में, गीत गाने वाली चिड़ियों के रूप में, एक अलग किस्म की सुंदरता। अब यहाँ हरियाली तो नहीं है लेकिन मीठा संगीत मिलेगा, जैसे रेगिस्तानी इलाकों में, ठीक है ना? कोयल, कुकू, नाइटिंगेल, बुलबुल, सुग्गा, ये सब गीत गाने वाली चिड़ियाएँ हैं, और इन चिड़ियाओं का गीत सुन के तुमको बड़ा आनंद आएगा। हरियाली नहीं मिलेगी लेकिन ये अलग आनंद मिलेगा। कैसा आवाज़ निकाल रहा है? टें टें, टें टें, वहाँ बिंदु लगा हुआ है, नाक से थोड़ा पढ़ेंगे। बिंदु नहीं रहता तो कैसे पढ़ते? टे टे, टे टे, टें टें। डिफरेंस है ना? सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता। वनस्थली मतलब वो स्थल जो चारों तरफ कटीले वृक्षों से भरा हुआ है, उस जंगल में चारों तरफ ये टें टें की आवाज़ सुनाई देती है, मीठा मीठा रस टपकाता। अंत की ओर आ गए हम लोग। उठता गिरता सारस का स्वर, टेटो टेटो, उठता गिरता, यानी अब दूसरे पंछी का उदाहरण ले रहे हैं, सारस, ठीक है? अब ये सारस भी बगुले की प्रजाति का ही एक चिड़िया है। अब उसकी आवाज़ में भी एक दमदार धुन होता है, एक दमदार संगीत होता है जो लोगों का मन मोह ले। तो कहते हैं कि तोते का आवाज़ सुना मीठा मीठा, अब उसके बाद सारस की बारी आ गई, सारस का आवाज़ सुन रहा हूँ, कैसी आवाज़ आ रही है? टेरटों, ऐसे आवाज़ आ रहा है। मन होता है उड़ जाऊं मैं, और इसकी आवाज़ को सुनकर, मीठा मीठा स्वर सुनकर ऐसा मन करता है कि मैं भी पंख लगाकर उड़ जाऊं। तात्पर्य क्या है? मैं भी इन चिड़ियों की तरह आज़ाद बनना चाहता हूँ। आज़ादी सबसे बड़ा मूल आधार होता है किसी भी आनंद को, प्राकृतिक आनंद को महसूस करने का। यानी प्राकृतिक रूप से तुम आनंदित होना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? आज़ादी। तो चिड़ियों को सबसे बड़ी आज़ादी होती है।
जहाँ चाहें, जब चाहें उड़कर चले जाते हैं। ऐसी आज़ादी मुझे भी इच्छा हो रही है कि मैं भी पंख लगा लूँ और उड़ जाऊँ। पर फैलाए सारस के संग, मैं भी अपने परों को फैला लूँ और फैलाकर सारस के साथ उड़ जाऊँ। जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है, जहाँ जुगुल जोड़ी, जुगुल, ठीक है ना? जुगुल से इंग्लिश में भी एक तो वर्ड है कॉन्जुगल, कॉन्जुगल मैच कर रहा है ना? कॉन्जुगल का मतलब होता है वैवाहिक, कॉन्जुगल लाइफ मतलब वैवाहिक जीवन। ऐसे ही जुगुल जोड़ी, जुगुल जोड़ी मतलब मेल फीमेल का जोड़ी। तो जहाँ इसकी जोड़ी रहती है सारस की, ये उड़ के चला जाएगा अपनी पत्नी प्रेमिका के पास, या इसकी पत्नी प्रेमिका जो होगी वो उड़ के चली जाएगी अपने पति या प्रेमी के पास। तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी एक पंख वाला चिड़िया रहूं और मेरा भी कोई जुगल जोड़ीदार रहता तो मैं भी उसके पास उड़ के चला जाता। जहाँ जुगल जोड़ी रहती है, अब मान लो मेरा नहीं भी रहता, कभी ये बोलना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा समझाते समझाते ज़्यादा बोल गया। कहने का मतलब कि ऐसा वो नहीं कहना चाह रहे हैं कि मेरी भी जोड़ीदार रहे, ठीक, लेकिन जहाँ इसकी जोड़ीदार रहती है वहाँ मैं पहुँच जाऊँ, मैं भी पहुँच जाऊँ और इनके जोड़ीदारों को देखूँ कैसे ये लोग गीत गाते हैं, कैसे मधुर संगीत छेड़ते हैं, इनकी सुंदरता को देखूँ, निहारूँ। हर एक खेत में, हर एक खेत में इसकी जुगल जोड़ीदार होगी और ये उड़ के जाएगा, हम भी पंख लगा के पहुँच जाते और देखते किस तरह से लोग मिल रहे हैं, किस तरीके से बातें कर रहे हैं, कैसे प्रेम संबंध अपना पनपा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे-चुप्पे। अब मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी उड़ के चला जाऊँ और जाकर कहीं छिप करके इनकी प्रेम भरी बातें सुनूँ। कैसे ये अपनी प्रेमिका से बतियाएगा, ठीक है ना? और उसकी प्रेमिका कैसे इससे बात करेगी, उसे मैं चुपचाप सुनूँ और ये प्रेम कहानी सुनना भी एक प्राकृतिक सौंदर्य का ही पार्ट है, उसी का ही भाग है। कहानी सुनना, प्रकृति की गोद में बैठकर कोई कहानी सुनना, कोई प्रेम की बात सुनना 2 प्रेमियों की, ये भी एक प्राकृतिक सौंदर्य है। तो आशा करते हैं कविता समझ में आई, वीडियो को बार-बार देखिएगा, कविता को बार-बार पढ़िएगा नहीं तो भूल जाइएगा। धन्यवाद।